प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि संपूर्ण विश्व इस समय एक वैश्विक आपदा का सामना कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां या तो नगण्य हो गई है या लगभग बंद हो गई है। किंतु शिक्षा को इस महामारी के कारण रोका नहीं जा सकता। पढ़ना आपका काम है और पढ़ाना हमारा। अब हम व्यक्तिगत संपर्क की बजाय आधुनिक ऑनलाइन माध्यम से अपने ज्ञान की विवक्षा को प्राप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। इसी के लिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स के वीडियो बनाकर आप सब लोगों तक आपकी सेवा में प्रेषित कर सकूं, ताकि आप अपने घर बैठे सुरक्षित रहते हुए, इस महामारी से दूर रहते हुए भी ज्ञानार्जन कर सकें। आज का मेरा ये चैप्टर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 12 के जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, आज हम इस क्लास के माध्यम से उनके सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में प्रश्न पत्र कैसे आता है, कौन सा प्रश्न कितने अंकों का आता है, किस प्रश्न में आपको चुनाव करने की सुविधा है और कौन से प्रश्न आपको सीधे अटेंड करने हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वार्षिक प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है, जिनमें से 40 अंक आपके दो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके हैं और 40 अंक आपके कंपोजिशन सेक्शन के हैं। टेक्स्ट बुक में हमारे पाठ्यक्रम में 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक का नाम रेनबो है जो 25 अंकों की होंगी। इसे कोर टेक्स्ट बुक का नाम दिया गया है। कोर टेक्स्ट बुक का अर्थ यह होता है कि इसमें से खंड भी पूछे जा सकते हैं, सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और उसके आधार पर अन्य जो कंपोजिशन के आइटम होते हैं हमारे, उनमें भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये 25 अंकों की होगी। दूसरी किताब हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम पेनोरेमा है, जो 15 अंकों की होगी। कुल मिलाकर ये 40 अंक आपके दोनों पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न करने का निश्चित और निर्धारित और सुव्यवस्थित तरीका होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में 28 प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इस क्लास में हम ये पता करेंगे कि कौन सा सवाल किस क्रम पर आता है और कितने कितने नंबर का होता है। सबसे पहले बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 28 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। सबसे पहला सवाल ये जांचने के लिए कि आप पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते, रीडिंग कर सकते हैं, कंप्रीहेंशन कर सकते हैं, उसके लिए पहला प्रश्न होता है आपका पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन की शब्द सीमा 400 से 500 शब्द होंगी। जो पैसेज आपको कंप्रीहेंड यानी समझने और उस समझ के आधार पर उत्तर देने के लिए जो पैसेज दिया जाएगा वो 400 से 500 शब्दों का होगा। इसमें 9 प्रश्न होंगे जिनके 9 अंक होंगे। यहां एक बात ध्यान देने की है कि इसमें प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। 1 से लेकर 6 तक प्रश्न को डायरेक्ट टेक्स्ट बेस या पैसेज बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चन कहा जाता है। पहले से 6 के प्रश्न तक के उत्तर आपको उसी पैसेज को पढ़कर और समझकर अपने अनुसार दिए गए पैसेज की जानकारी के अनुसार देने। यहां आपको अपनी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसेज ने उत्तर बताया है वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। फिर अंत में 3 प्रश्न लेक्सिकल आइटम कह सकते हैं, वोकैबुलरी आइटम कह सकते हैं। वोकैबुलरी आइटम का मतलब यह है कि आपने उस पैसेज को कितनी गहराई तक समझा। कभी कभी विद्यार्थी जो पहले 6 सवाल होते फैक्चुअल क्वेश्चन कह लीजिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कह लीजिए, उनके उत्तर तो उस पैसेज में से मिलाकर ही दे देते हैं, किंतु वो टेक्नोलॉजी या तरीका या पद्धति यहां प्रयोग नहीं की जाएगी। ये जो 3 प्रश्न होते हैं ये वाकई इस बात को तय करते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी ने पैसेज को कितना समझा। इन प्रश्नों में आपके अपोजिट हो सकते हैं, जिन्हें एंटोनिम कहते हैं,
समानार्थी शब्द हो सकते हैं जिनको हम सिनोनिमस कहते हैं, या वन वर्ड्स हो सकते हैं। पैसेज में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो वन वर्ड्स का काम कर सकते हैं। पैसेज में वो वर्ड्स होते हैं जिनके नीचे एंटोनिम दिए जा सकते हैं। पैसेज में वो वर्ड होते हैं जिनके नीचे सिनोनिम दिए जा सकते हैं। नीचे प्रश्न देकर ये पूछा जाएगा कि उपरोक्त पैसेज में इसके लिए एक शब्द क्या है। यहां एक बात ध्यान देने की है, अगर एक वन वर्ड के एक से अधिक उत्तर बनते हैं, उदाहरण के लिए श्राइन का मतलब भी मंदिर होता है, टेम्पल का मतलब भी मंदिर होता है। अब नीचे वन वर्ड में सवाल यह है, ए प्लेस फॉर वर्शिप अमंग हिंदूज, हिंदुओं के लिए पूजा का स्थल। आपको पता है टेम्पल है, लेकिन हो सकता है कि आपके पैसेज में टेम्पल शब्द आया ही नहीं हो। यहां हम जब बात कर रहे हैं तो पैसेज की बात कर रहे हैं, पैसेज से बाहर जाना ही नहीं है। आपको टेम्पल आता है तो आपको पहले ही सुनिश्चित करना है कि ऊपर टेम्पल है। अगर टेम्पल ऊपर नहीं, ऊपर श्राइन है, तो आपको श्राइन ही लिखना है। इसी प्रकार एक वर्ड के अपोजिट भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हो सकता है कि लाइक का ऊपर डिसलाइक, आपको पता है कि लाइक का अपोजिट डिसलाइक होता है, आपने डिसलाइक लिख दिया, लेकिन ये भी सुनिश्चित करें कि उस पैसेज में वो शब्द डिसलाइक आया है या नहीं आया। इसी प्रकार सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिमस, समानार्थी, समान समस्या। तो यहां पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित रखें कि आप जब उत्तर लिखें 3 लेक्सिकल आइटम्स के, तब ये सुनिश्चित करना नहीं भूले कि वो प्रश्न आपके, वो शब्द आपके पैसेज में आए हैं या नहीं आए। अगला फिर एक पैसेज होगा, पहले से थोड़ा छोटा पैसेज होगा, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ये भी ध्यान कीजिए। इसका नाम दिया गया पैसेज फॉर नोट मेकिंग एंड समरी। समरी करें, एब्स्ट्रैक्शन करें, एक ही बात होती है। अगर आपने पैसेज को ढंग से पढ़ा है, आपने उसको ढंग से समझा है, तो यकीन मानिए आप उसके नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट मेकिंग को बहुत संक्षेप में समझना चाहते हैं कि नोट मेकिंग क्या है, तो मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण जो आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रयोग होता है। यदि आप में से, चूंकि आजकल के अधिकतर विद्यार्थी संजीव पासबुक या किसी अन्य पासबुक का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि पासबुक में 400 पेज हैं और लास्ट में 30-35 पेज अलग कलर के दिए जाते हैं, सामान्यतः वो पीले रंग के दिए जाते हैं और उन पे लिखा होता है परीक्षा से पूर्व दोहराने के बिंदु। दरअसल जो चीज 400 पेज में डिटेल में दी गई है, वही उन 35 पेज में बेहद संक्षेप में दी गई है। सेम वही चीज ये नोट मेकिंग के लिए है। आपको 300 से 400 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा, सामान्यतः 350 शब्दों का होता है। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज के आधार पर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। अब नोट्स तैयार करते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, पॉइंट बनाने हैं, हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है। वो हम उस डिटेल लेक्चर में देखेंगे कि उनका उपयोग कैसे करते हैं। नोट मेकिंग में आपको जो 300 से 400 शब्दों का पैसेज दिया जाता है, वो पैसेज एक साइंटिफिक स्टाइल में डिजाइन किया जाता है। इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आप उस पे नोट्स बना सकें। सामान्यतः नोट्स बनाने में इस प्रकार की विषय वस्तु होती है जिसे आप हेड्स में, सब हेड्स में और सब हेड्स में बांट सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, हेड और सब हेड क्या होता है। अगर हम ये कहते हैं कि धातु 2 प्रकार की होती है, लो धातु, अलो धातु। धातुएं 2 प्रकार की होती, उनमें से लो धातु अलग, अलो धातु अलग। अब लो धातु के अगर आप और प्रकार बता रहे, अलो धातु के और वर्गीकरण बता रहे, तो उसके सब हेडिंग्स बनते रहेंगे। जितने ज्यादा आप सब हेडिंग बनाते हैं, उतने ही ज्यादा आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो जाती है, उतनी ज्यादा आपके नोट्स जो है सारगर्भित हो जाते हैं। इन नोट्स के लिए 4 अंकों का प्रावधान है। देखिए, हेडिंग का नाम है पैसेज फॉर नोट मेकिंग एंड समरी। इसमें 4 अंकों के तो ये नोट मेकिंग होंगे। नोट मेकिंग भी सामान्यतः 1/3 शब्दों में स्वतः बनते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा, पहले नोट्स लिखे, फिर नीचे लिखना है पार्ट बी, इसका पार्ट बी है समरी। उस समरी में आपको जो मूल नोट्स लिखे उनको सामान्य अंग्रेजी के वाक्यों में पिरोकर प्रस्तुत कर देना है। उदाहरण के लिए आपने लिखा, उदाहरण के लिए आपका वर्गीकरण है, 4 कारण आपने रीजंस लिखा था, ए बी सी डी। अब आपको लिखना है रीजंस फॉर दिस आर दिस। इससे क्या होगा, वो एक सेंटेंस में पिरो दिया जाएगा। जबकि नोट्स में वही चीज, जैसे बुखार के कारण, ठंड,
कोई वायरस, तो आपने लिखा बुखार के कारण, हेडिंग में सब हेडिंग में लिखा ठंड, दो कारण लिखा वायरस। यहां आपको लिखना बुखार के कारण ठंड और वायरस होते हैं। तो इस प्रकार से आपके 9 और 6 15 अंक कंपोजिशन के। अगले विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है शॉर्ट कंपोजिशन। संक्षिप्त में आप कंपोजिशन करें। इसके पीछे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ये होता है कि जब आप आगे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको ज्ञान कितना है, महत्वपूर्ण है कि आप दी गई शब्द सीमा के अंदर अपने संपूर्ण ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य से शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में आपको पहली बात तो ये शॉर्ट कंपोजिशन 4 अंकों का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 अंकों का होगा। ये देखिए 4 अंकों का होगा। इसकी शब्द सीमा 50 शब्द है। देखिए शब्द सीमा का अभिप्राय आपको भ्रमित करना नहीं है, आपको मार्गदर्शित करना है, आपको बेहतर बनाना है। जब शब्द सीमा दिमाग में होती है तो हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी उस शब्द सीमा के अनुसार तय होते हैं। जब आपको पता है कि आपको 50 शब्दों में लिखना है तो आपको उस पूरे ज्ञान को कंप्रेस करते जाना है, कॉम्पैक्ट करते जाना है, ताकि आप बेहतर ढंग से अपने संपूर्ण ज्ञान को उन 50 शब्दों में प्रस्तुत करें। अब इसमें 4 अंकों का होगा। इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है आंतरिक चुनाव। आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का उत्तर देना है। इसमें 4 से 5 टॉपिक्स का समावेश किया गया है। टॉपिक्स है पोस्टर ड्राफ्टिंग। इसका उद्देश्य यह होता है कि पोस्टर जो है अनपढ़ अशिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के पास बड़ी बड़ी किताबों में ज्ञान है, लेकिन एक अनपढ़ चूंकि किताबें नहीं पढ़ सकता, और पोस्टर जो होते हैं मनमोहक होते हैं, आकर्षक होते हैं और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए किसी को यह पता नहीं है कि अगर कहीं लिखा है नो स्मोकिंग, धूम्रपान वर्जित है, हो सकता है जो व्यक्ति वहां धूम्रपान करता है या वहां आया है उसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन जैसे आपने देखा होगा गोले के अंदर वो सिगरेट लगाकर क्रॉस कर देते हैं। अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है कि ये चीको करियोड़ो है, अकीरो मतलब वो है कि अटो काम नहीं करना है। तो ये आपके पोस्टर ड्राफ्टिंग इसीलिए ताकि आप समय समय पर जो परेशानियां आए अनपढ़ गंवार लोगों तक या अनपढ़ अशिक्षित गंवार नहीं अशिक्षित लोगों तक जब अपनी बात पहुंचानी हो, मास स्केल पर कम्युनिकेशन करना हो तो पोस्टर बहुत उपयोगी। अगला नोटिस। नोटिस का मतलब लोगों के ध्यान में लाना। नोटिस शब्द का अभिप्राय सामान्य होता है किसी के ध्यान में लाना। आप जगह जगह लिखा होता है, नोट लिखकर लिखा होता है, इसका मतलब आपको उसका विशेष ध्यान देना है। तो नोटिस राइटिंग है। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इन्विटेशन में हमारे 2 ही चीजें, पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन थे कुछ बुक्स में, आज भी चूंकि उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया बुक्स को, आज भी उनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन है। हमारे सिलेबस से ये हटा दिए गए हैं। केवल एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन और डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन तो आपके पास आ गया है। एक्सेप्टिंग का मतलब है कि आपको अपना इन्विटेशन अगले व्यक्ति को ये समझाना है कि आपको उसका इन्विटेशन मिला है और आप उसके इन्विटेशन को स्वीकार कर रहे हैं। और डिक्लाइनिंग का मतलब है किसी परिस्थितिवश, किसी कठिनाईवश आपको निमंत्रण प्राप्त हुआ है, किंतु आप कोई कठिनाई के कारण उस निमंत्रण में शरीक नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते, तो विनम्रता पूर्वक आप डिक्लाइन करें, क्षमा याचना के साथ डिक्लाइन करें। एक है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, इसी का हिस्सा है, इसी शॉर्ट कंपोजिशन का। इन्हीं 4-5 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स आएंगे, 4 नंबर के होंगे, 50 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग मोटे तौर पर विद्यार्थियों एक प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटी है। प्रमोशनल का मतलब है अपने आप को प्रमोट करना। कल आप में से कुछ लोग ज्ञान विज्ञान की दुनिया में जाएंगे, कुछ वाणिज्य व्यवसाय की दुनिया में जाएंगे। आप अपने आप को प्रमोट कैसे करें, अपने आप को लॉन्च कैसे करें। आपकी गली में फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाला भी कहता है कि ताजा सब्जी ले लो, फ्रेश सब्जी ले लो, वो भी एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है। तो यही एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप अपने आप को लाइफ में प्रमोट कर सके, अपने आप को लोगों तक पहुंचा सके, अपने इनसाइट को एक्सप्रेस कर सके। एक और चीज जो इसका भाग है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, याद रखिएगा इसके टॉपिक जो होते हैं स्पीच या आर्टिकल से बिल्कुल पृथक होते हैं। देखिए हम जब भी कोई चीज डिस्कस करते हैं कि इसका क्या किया जाए, देश की सबसे बड़ी
जो भवन है हमारे देश का, लोकतंत्री भवन है, हमारी संसद है, वहां पर भी वाद विवाद होते हैं और उस स्वस्थ वाद विवाद की परंपरा से हम एक निश्चित तक पहुंचते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में हर समय किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर पक्ष और विपक्ष बना रहता है। साधारणतः आप विद्यार्थी हैं, बार बार एक प्रश्न उठता है, क्या एंड्रॉइड फोन, क्या मोबाइल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है? तो इसके आप पक्ष में लिख सकते हैं, विपक्ष में लिख सकते हैं। ये आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं कि आप उसका पक्ष लेना चाहते हैं तो अपने आर्गुमेंट्स दीजिए कि क्यों पक्ष में, और आप उसके विरुद्ध हैं तो पूरे उत्साह के साथ उसका विरोध कीजिए। ये इसलिए है, इसका उद्देश्य एक तो आपके अंदर इंटरव्यू की स्किल डेवलप करना, ग्रुप डिस्कशन की स्किल डेवलप करना और अपनी बात को दृढ़तापूर्वक साक्ष्यों सहित उचित माध्यम से उचित शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करने के लिए यह टॉपिक आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 40 नंबर की बुक्स होगी जिनके बारे में भी हमने एक भी लाइन नहीं बोली सिवाय इनके बारे में बताने की। फिर 40 नंबर का कंपोजिशन, जिनमें से 9 मार्क्स के हमारे कंप्रीहेंशन पैसेज हो गया, 6 मार्क्स का समराइजिंग और नोट मेकिंग हो गया 15 नंबर, 4 नंबर के पोस्टर, ये जितने भी शॉर्ट आपके कंपोजिशंस हो गए 19 नंबर। अब बचते 21 नंबर। 21 नंबर के लिए तीनों प्रश्नों के देखिए अंक समान है, 7, 7 और 7। ये तीनों 7-7 नंबर के, एक बात इनमें कॉमन। दूसरी इन तीनों प्रश्नों में कॉमन बात है, तीनों के अंदर ही आंतरिक चुनाव, इंटरनल चॉइस दी जाएगी। अब इनमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट्स आप चाहे आगे चलकर जॉब करें चाहे बिजनेस करें, कभी भी आपसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इसी पर्पज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये चाहता है कि आपको रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी हो। रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट है, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, रिपोर्ट लेते हैं, बस वही रिपोर्ट है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ अनुभव किया, आपके विद्यालय में कोई गतिविधि हुई, आपके आसपास में कोई घटना घटी, क्या आप उस घटना को एक पत्रकार की तरह, लाइक ए जर्नलिस्ट, क्या आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं? आप अखबार में जो खबरें पढ़ते हैं वो सब रिपोर्ट ही है। इसमें सामान्यतः विद्यार्थी के लिए क्योंकि सब प्रकार की रिपोर्ट नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन के अनुभव सीमित है, जीवन शैली सीमित है और क्रियाकलाप भी सीमित है। तो इसमें सामान्यतः जो रिपोर्ट में हमारे बोर्ड के प्रश्न आते हैं उनमें या तो ये पूछा जाता है कि आपके विद्यालय में कोई गतिविधि हुई, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन, खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, आपके विद्यालय में कोई समारोह मनाया गया, चाहे वो कैरियर डे मनाया गया, चाहे एनुअल डे मनाया गया, कोई भी फंक्शन जो आपके विद्यालय में मनाया गया उसके बारे में पूछते हैं, या आपके जीवन के सामान्य अनुभव। आप अखबार में बैंक डकैती के बारे में पढ़ते हैं, घरों में आग लगने के बारे में पढ़ते हैं, आप सड़क की दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, या आपके आसपास में कोई और घटना, उन घटनाओं की फैक्चुअल रिपोर्ट है, तथ्यात्मक जानकारी है। इसमें कपोल कल्पना से कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ जो घटनाएं होती है सिस्टेमेटिक ढंग से लिखे। इसकी शब्द सीमा 100 शब्द है। अगेन मैं बताना चाहूंगा, शब्द सीमा से भ्रमित नहीं हो। शब्द सीमा का तात्पर्य कि इसके अंदर रहना है। इसका मतलब नहीं कि आपका सेंटेंस 103 शब्दों पे खत्म हो रहा है तो आपने 100 पे खत्म कर दिया। इसका मतलब है कि 100 शब्दों के इर्द गिर्द होना चाहिए। जो भी आपकी वर्ड लिमिट है उसके आप 10% एक्सीड कर सकते हैं, 10% आगे जा सकते हैं, तो 10% माइनस भी रह सकते हैं। यानी 100 शब्दों का अगर है तो अगर आपने 90 लिखे तब भी गलत नहीं है, 110 लिखे तब भी गलत नहीं। अब अगली बात आती है लेटर राइटिंग की। देखिए लेटर राइटिंग मानव इतिहास के प्रथम दिन से चल रहा है। अब लोग कहते हैं लेटर कौन लिखता है, तो भैया ईमेल भी तो लेटर ही है, उसी तरह लिखते हो ना ईमेल। ऐसा ठीक है, उसको आप पोस्ट नहीं करते, उसको आप मेल कर देते हैं या कोई न्यूज बनाकर मेल कर देते हैं, तो लेटर राइटिंग वही है। ठीक है, दूसरे पता नहीं लिखते, अगले का मेल एड्रेस डालते हैं, तो है लेटर राइटिंग। लेटर अगेन 7 नंबर का है, इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स में समाहित होता है। आपके 3 प्रकार के लेटर हैं। सबसे पहले बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स। बिजनेस लेटर का मतलब होता है आप एक बिजनेसमैन है, आपने किसी दुकान को, कोई बड़ी फर्म को कोई सप्लाई का ऑर्डर दिया है, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर का हो सकता है, सेंडिंग एन ऑर्डर का हो सकता है, रिसीविंग एन ऑर्डर का हो सकता है, और कभी कभी जब इन सब गतिविधियों के बावजूद पेमेंट नहीं होता है तो रिमाइंडिंग ए ड्यू पेमेंट का भी हो सकता है। ऑफिशियल लेटर, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से आप विभिन्न प्रकार के निवेदन कर सकते हैं, या कभी कभी उनके क्रियाकलापों से असंतुष्ट होकर उनके जो सुपीरियर्स है, जो उनके हायर अथॉरिटीज है, उच्चतर अधिकारी हैं, उनको उनकी शिकायत भी कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में एक नगर पालिका की जमीन है, आप चाहते हैं पार्क बन जाए, कम्युनिटी हॉल बन जाए तो सबका फायदा हो जाए, नगर पालिका को लिखिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां परिवहन का लोड ज्यादा है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आप चाहते हैं कि वहां ट्रैफिक पॉइंट बन जाए, इस तरह की रिक्वेस्ट कीजिए। या आपको कई शिकायत है आपके क्षेत्र में विभिन्न सरकारी क्रियाकलापों से, आपके क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है, तो रेगुलर थेफ्ट इवेंट के बारे में आप एसपी को लिख सकते हैं, संबंधित थाने के एसएचओ को लिख सकते हैं। आपके एरिया में कोई लाउड स्पीकर का अधिक प्रयोग कर रहा है जिससे आप जैसे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या आपके जो वृद्ध दादा दादी जी हैं उनको समस्या हो रही है, आप उसके विरुद्ध लिख सकते हैं। आपके क्षेत्र में पोस्टमैन रेगुलर सर्विस नहीं दे रहा है, नियमित रूप से नहीं आता है तो भी समय पर नहीं आता है, पत्रों को आपके घर नहीं पहुंचाता, फेंक के जाता है, पोस्टमैन के खिलाफ लिख दीजिए। आपके क्षेत्र में साफ सफाई नहीं है, नालियों में से गंदा पानी बह रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, उसके लिए आप नगर पालिका को लिखिए। तो ये आधिकारिक पत्रों की श्रेणी में ये आते हैं जिनमें आप उनसे ग्रांट भी ले सकते हैं, किसी प्रकार की मांग कर सकते हैं, या किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की कार्यशैली से आप प्रसन्न नहीं है, असंतुष्ट है, तो अपनी असंतुष्टि जाहिर कर सकते हैं। फिर है लेटर टू एडिटर्स। उदाहरण के लिए आपने कोई आपके क्षेत्र में समस्या थी, आपने संबंधित कर्मचारी को कहा, आपके कार्य का कंप्लायंस नहीं हुआ, आप पूर्णता नहीं, आपने उसकी हायर अथॉरिटी को लिखा, किंतु कोई कारण से उसने भी आपकी बात नहीं सुनी या सुन नहीं पाया, मैं कहूं कार्य की व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में जो लोकतंत्र का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे मजबूत आधार स्तंभ अखबार, आप अखबार के द्वारा उस चीज को लाइए। हाँ, याद रखिएगा जब आप लेटर टू एडिटर करते हो, जब एडिटर को पत्र लिखे तब ये सुनिश्चित करें कि आपने पहले के सभी व्यक्तियों से बात कर ली है, तभी यहां तक पहुंचे। और यहाँ की भाषा भी थोड़ी व्यंग्यात्मक होती है, थोड़ी सी ज्यादा चुभने वाली होती है। सामान्यतः जब आप अपनी समस्या का अधिकारी को उल्लेख करते हैं तब आपकी भाषा सीधी सिंपल होनी चाहिए, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की तरह होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब आप एडिटर को लिखते हैं तो आपकी भाषा थोड़ी सी व्यंग्यात्मक होगी, तो संभव किया प्रशासन के कान जल्दी खुलेंगे। एक है जॉब एप्लीकेशंस। गवर्नमेंट सेक्टर में तो सरकार सीधी भर्ती करती है, लेकिन प्राइवेट में तो जॉब एप्लीकेशन ही देना पड़ता है। तो जॉब एप्लीकेशन लिखे, संबंधित व्यक्ति को लिखे, अपनी संपूर्ण योग्यताओं को लिखे। संपूर्ण योग्यताओं में न सिर्फ आपकी शैक्षणिक योग्यता बल्कि प्रशैक्षणिक योग्यता। आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर है, लेकिन प्रशैक्षणिक बीएड है। आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एकेडमिक या अकादमिक योग्यता तो 12वीं पास है, लेकिन आपकी जो वोकेशनल है क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है। आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, लेकिन साथ ही साथ आपने स्टेनोग्राफी का कोर्स किया है। आप सेक्रेटरी के लिए कर रहे हैं तो आपने पीए का या पीएस का कोर्स कर रखा है, उनका उल्लेख करें। इसके अलावा इनमें अपनी हॉबीज लिखे, पूरी डिटेल दे, आपकी कौन सी शैक्षणिक योग्यता किस वर्ष की है, किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त की थी, कितने कुल अंक थे, कितने प्राप्त किए, कितने प्रतिशत रहे, और कोई विशेष योग्यता है तो उनका उल्लेख जरूर करें। अब इस सेक्शन की अंतिम बात आर्टिकल या स्पीच। सबसे कॉमन टॉपिक वर्बल बेसिस पे आता है। आपको कुछ चित्र दिए जाएंगे, आपको उन चित्रों को देखना है, उन चित्रों से समझने का प्रयास करना है, उन चित्रों को एक सीक्वेंस में जोड़ने की कोशिश करनी है कि ये चित्र किस ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कि ये चित्र क्या दिखाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे चित्र आपको दिखाए जाए जो प्रदूषण को इंगित कर रहे हो, बहुत सारे चित्र हैं जो पशुओं के प्रति क्रूरता को इंगित कर रहे हो, बहुत सारे चित्र हैं जो बेरोजगारी को इंगित कर रहे हो, बहुत सारे चित्र हैं जो ग्लोबल वार्मिंग यानी बढ़ती वैश्विक गर्मी को दिखा रहे हो। आपको सबसे पहला एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आपका काम होगा कि उस दी गई विजुअल बेसिक को समझें और ये ढूंढने का प्रयास करें कि पूछा क्या जा रहा है। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, अगेन सिर्फ 100 शब्द लिखना है, और 100 शब्द का मतलब बोर्ड की कॉपी का जहां तक सवाल है कम से कम 8 लाइनें, और बहुत एक्सप्रेसिव हैं आप, आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट बनते हैं, 10 लाइन लिखिए। जब कुछ विद्यार्थी अपना संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जितना मांगा जाए प्लीज उतना दें। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखा जाए, स्पीच देते समय आपने स्कूल में जरूर स्पीच दी होगी, अपनी स्कूल्स में 15 अगस्त को, 26 जनवरी को टीचर्स डे के दिन। एक स्पीच में और आर्टिकल में अंतर कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि जब मैं लेख लिखता हूं तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन स्पीच देता हूं तो 5 अक्टूबर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। बोलोगे तब भी वही बात होगी, लिखोगे तब भी वही बात होगी, फैक्ट कभी नहीं बदलेगा।
आप लिखित में दे दो, ऑडियो के रूप में दे दो, चाहे किसी भी रूप में दे दो, बदलता है प्रेजेंटेशन। अगर आप स्पीच लिख रहे हैं तो सबसे पहले एड्रेस करना सीखें। आपको ये लगना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो एक बैठक में या एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें याद रखिएगा एड्रेस के शब्द जोड़े नहीं जाते। सामान्यतः 18 से 25 शब्द एड्रेस के माने गए, ये जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन ये इसका पार्ट ऑफ राइटिंग है, क्योंकि कल आप विभिन्न पदों पर होंगे, निजी और सरकारी उपक्रमों में, आपको समय समय पर जनता से, जन सामान्य से रूबरू होना पड़ेगा, तो ऐसे में आपका ये ज्ञान बहुत काम आएगा। वो 40 नंबर का कंपोजिशन सेक्शन था। अब संक्षेप में बात करते हैं। हमारे जो टेक्स्ट बुक है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया, एक कोर टेक्स्ट बुक है जो 25 अंकों की और एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है। अब देखिए कोर टेक्स्ट बुक में आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं। आपके सिलेबस में 6 कविताओं का समावेश किया गया है। इन 6 कविताओं में से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जिसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले तरीके से पूछते हैं। आपको जो आपकी पॉइंट्स सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जो लिखी गई हैं, उनमें से 5 से 7 पंक्तियां दी जाएगी और उन पंक्तियों को देने के पश्चात 2 प्रश्न होंगे। अगेन समझिएगा, 2 नंबर के 2 सवाल होंगे, टोटल 4 अंकों के होंगे। इसमें 2 एक्सट्रैक्ट होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी। कुल 4 अंकों का ये आपका पोइट्री का एक्सट्रैक्ट वाला सेक्शन होगा। फिर इसी पोइट्री सेक्शन में से आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 3 सवाल आपको अटेंड करने होंगे एग्जाम में। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, जो 3 प्रश्नों के 2 अंक के अनुसार देखे तो 6 अंक। इन प्रश्नों की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द रखी गई है। तो ये 4 और 6 मिलाकर 10, ये हमारा पोइट्री सेक्शन 10 अंकों का हो गया। फिर इसी किताब में से रैनको, जो हमारी कोर टेक्स्ट बुक है, इसमें से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें आंतरिक चुनाव नहीं होगा। 4 ही प्रश्न हैं, चारों अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 8 अंकों के होंगे। 30 से 40 शब्द की शब्द सीमा होगी, तो 8 अंक हो गए। 10 पोइट्री सेक्शन के 8 18, और अब ये 7 समझिए। ये आपकी डिटेल कितना समझा सकते हैं, पूरी बात को कितना विस्तृत या व्यापक विवेचन कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रश्न करना होगा आपको। 2 प्रश्न आएंगे, इंटरनल चॉइस होगी, 2 प्रश्न दिए जाएंगे आपके इस कोर टेक्स्ट बुक में से, रेनबो में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 1 का उत्तर देना है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई एक लेसन थोड़ा कम पढ़ा हो, उसमें से डिटेल नहीं करके जो आपको अच्छे से पढ़ा लेसन अटेंड करना है। 7 अंकों का होगा। शब्द सीमा 125 शब्द, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जो शब्द सीमा आपके किसी भी अन्य टॉपिक की नहीं है, लेटर की नहीं है, रिपोर्ट की नहीं है, आर्टिकल स्पीच की नहीं, शॉर्ट कंपोजिशन की नहीं है, उससे अधिक सीमा है। इसमें सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसपे आप लिख सके, कोई का चरित्र चित्रण है, कैरेक्टर है, या कोई घटना है कि उसको घटना को डिटेल में समझाओ, ताकि आप 125 शब्द यानी 10-12 लाइन आराम से लिख सके। तो ये 10, 8, 7, 25, ये 25 अंक होंगे आपके कोर टेक्स्ट बुक, जिसका नाम रेनबो। फिर आते हैं सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी है। ये किताब छोटी है जो 25 नंबर की है, ये बहुत बड़ी है। इसमें कई प्रश्न, लेसन्स तो आपके 8 से 10 पेज के हैं। थोड़ा इसको स्पीड से पढ़िएगा, और लाभ इसका यह है कि इसके सारे जो लेसन्स हैं, यूनिट्स है, वो सारे स्टोरीज हैं। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़े एनालिटिकल हैं, थोड़े से थॉटफुल ज्यादा हैं, विषय वस्तु से, कठिन विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं। इसमें वही सिस्टम है, एक सवाल बड़ा आएगा, जैसा कि इसका लास्ट है, इसका फर्स्ट है। 2 प्रश्न होंगे, आपको कोई एक अटेंड करना है। 7 अंकों का प्रश्न होगा। फिर वही लाभ, इंटरनल चॉइस का लाभ यहां पर भी आपके लिए एक बार फिर उपलब्ध है। वही 125 शब्द, वही 7 अंक। और फिर इसी किताब में से सप्लीमेंट्री रीडिंग पैनोरामा में से 4 प्रश्न आएंगे 2 अंकों के। वही शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों की। तो 2 अंकों का प्रश्न, 4 प्रश्न, 8 अंक। तो ये 8 और 7 15, ये 15 हमारे सप्लीमेंट्री रीडिंग के। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। याद रखिएगा, जो मैंने अभी बोर्ड पर जिस क्रम में आपको समझाया है, बोर्ड के प्रश्न सेम ही क्रम में आएंगे।
जो बोर्ड के द्वारा पब्लिश ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको समझाया है। देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये बीमारी जल्द ही दुनिया से विदा हो, हम एक बार फिर सब साथ बैठ सके, मैं आप लोगों के बीच सेवा के लिए पुनः उपस्थित हो सकूं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता है, ये ऑनलाइन वीडियो ही हमारे और आपके जुड़ाव का साधन होंगे। विशेषकर अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि इन वीडियोस को ढंग से देखें, तन्मयता से समझें, जहां आवश्यकता पड़े वीडियो को बीच में रोककर अपनी नोटबुक में उतारें। मैं जब तक हम आपस में एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, तब तक मैं निरंतर आपको ये वीडियोस दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम जो 80 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर करूंगा। प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी के बारे में जो भ्रांति होती है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों में, कि विदेशी भाषाएं समझ नहीं आती है, हमारे परिवेश में नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि साधारण से साधारण, आपकी बुद्धि में आसानी से गमन करने वाले शब्दों में, आपको आसानी से समझ में आने वाले उदाहरणों, लघु कथाओं के माध्यम से वो चीज प्रेषित करूं। आपसे आग्रह रहेगा कि इन वीडियोस को देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। हमारा एक ही प्रयास होगा कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, किंतु हम इसे आपके विपक्ष में नहीं होने देंगे। धन्यवाद।